नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हमारे द्वारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 7 को ध्यान में रखकर यह सीरीज चलाई जा रही है, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की यूनिट 7 की पुस्तक से कवर कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है विज्ञान एवं पर्यावरण। ठीक, अब तक हम अपनी इस सीरीज में चर्चा कर चुके हैं भौतिक विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों तक। इस वीडियो से हमें शुरुआत करनी है भौतिक राशियों और उनके मापन की। हम सबसे पहले जानेंगे भौतिक राशियां क्या है, उनके मापकों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके मात्रकों के बारे में चर्चा करेंगे और यहां से अपनी इस चर्चा को इस वीडियो के लिए आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर भौतिक राशियां क्या होती हैं। किसी द्रव्य की, दोस्तों यहां पर शब्द आया द्रव्य, दो शब्द होते हैं, एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव। सबसे पहले आपको इन दोनों में अंतर जान लेना आवश्यक है, क्योंकि यदि कोई भी विद्यार्थी या व्यक्ति जल्दबाजी में उच्चारण करता है तो उच्चारण के स्तर पर इनमें समानता दिखाई देती है। द्रव का मतलब होता है लिक्विड और द्रव्य का मतलब होता है मैटर। मैटर मतलब पदार्थ और लिक्विड मतलब तरल, ये हम सभी जानते हैं। तो जहां पर भी आपको द्रव्य लिखा मिले, द्रव्य का अर्थ आपको मैटर या पदार्थ लगाना है। ठीक, बात की जा रही है द्रव्य की। तो चलिए जान लेते हैं भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं। किसी द्रव्य की सतह की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या किसी परिघटना की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहा जाता है। इन सब की सटीक व्याख्या या किसी द्रव्य की सतह की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति, इन सब को जानने के लिए हम जिन पदों का उपयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज और सदिश को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। एक एक करके दोनों की हमें चर्चा कर लेनी है। दोस्तों, जब हम चर्चा करेंगे उस चर्चा के दरमियान ही आपको इस पद का अर्थ समझ में आएगा कि सटीक व्याख्या के लिए, उचित मात्रात्मक स्थिति आदि के अवलोकन के लिए जिस पद का उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं भौतिक राशियां। दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियां। सबसे पहले बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि की। तो क्या ध्यान रखना है, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं अदिश राशियां। किसकी आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की। इन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, किन्हें, अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए। जैसा कि अगले बिंदु में लिखा भी है, इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होती और जो अदिश राशियां हैं उन्हें सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। ठीक, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण या मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, जिनमें या जिनके साथ कोई दिशा नहीं होती और जिन्हें आप सामान्य बीजगणित विधियों से जोड़ या घटा सकते हैं, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। फिर आपको ध्यान रखने हैं इनके एग्जाम्पल्स, इनके उदाहरण, जैसे कि द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति आदि जो राशियां हैं ये अदिश राशियों के उदाहरण हैं। यहां परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं है। आयतन मतलब वॉल्यूम। अब एक गिलास है, उसमें आपने कितना पानी रखा है,
मान लो इसमें 1 लीटर पानी आ सकता है, तो यहां पर दिशा की आवश्यकता कहां पड़ रही है? आप किसी भी दिशा में कुछ भी कर दें, 1 लीटर पानी मतलब 1 लीटर पानी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे कार्य है, ये भी दिशा पर निर्भर कहां करता? दूरी। फॉर एग्जाम्पल आप 500 मीटर की दूरी उत्तर में चलते हैं, नॉर्थ में 500 की, दोस्तों नॉर्थ ऊपर साइड दर्शाएंगे, यहां मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया नॉर्थ, यहां पर ये पूरब, ये पश्चिम। मान लीजिए आप ईस्ट में चलते हैं 500 मीटर, तो चाहे आप ईस्ट में चल रहे हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट में चल रहे हैं, चाहे नॉर्थ वेस्ट में चल रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, 500 मीटर मतलब 500 मीटर। इस प्रकार से आप चीज़ों को कनेक्ट करें ताकि बढ़िया तरीके से चीज़ें आपको समझ में आए। हमने बात करी अदिश राशियों की, अब बारी आती है वेक्टर क्वांटिटीज की या सदिश राशियों की कि आखिर ये क्या होती है, इनको भी हम जान लेते हैं। जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। किस किस की आवश्यकता होती है? परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। उन्हें हम कहते हैं सदिश या वेक्टर क्वांटिटीज या राशियां। ठीक है, गणितीय क्रियाओं में सदिश राशियों के परिमाण और दिशा दोनों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। अदिश राशियों में तो हम सीधा जोड़ देते थे, लेकिन यहां पर हमें परिमाण और दिशा दोनों का ध्यान रखना होगा जब भी आप मैथमेटिकल एक्टिविटीज करेंगे, गणितीय क्रियाएं करेंगे। अब बारी आती है इनके उदाहरण की, जिसमें शामिल है वेग, विस्थापन, बल, संवेग आदि। अब बात करते हैं विस्थापन की। तो दोस्तों यहां पर हम समझेंगे परिमाण प्लस दिशा। दिशा सदिश राशियों में चाहिए है, अदिश राशियों में इसकी आवश्यकता नहीं होती। ठीक, तो सदिश राशियों में दिशा का प्रभाव हम समझते हैं। विस्थापन क्या होता है? शुरुआत और अंतिम चली गई दूरी में जब आप शुरुआती बिंदु ए है, अंतिम बिंदु बी है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे हम कहते हैं विस्थापन। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर चला और इस प्रकार से उसने कर्व मोशन किया, तो पहला और दूसरा बिंदु इनके बीच की दूरी कितनी है? कोई मान लो x दूरी इन दोनों के बीच की रह गई, तो ये विस्थापन हो गया। उसने इस प्रकार से दिशा को परिवर्तित किया। और मान लो एक व्यक्ति जो एक सीधी रेखा में चलता है ए से बी तक, 1 किलोमीटर चला, तो जितनी दूरी चली यहां पर उतना ही विस्थापन हो गया। ठीक, तो यहां पर अलग दिशा थी, यहां एक अलग दिशा है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी चलता है, 500 मीटर एक दिशा में जाता है, पर वहीं पे 500 मीटर वापस आ जाता है। तो अब यहां पर विस्थापन ए और बी बिंदु एक ही बिंदु पर हो गए, तो यहां विस्थापन 0 है, यहां विस्थापन कुछ है, तो यहां विस्थापन कुछ से थोड़ा सा ज्यादा है। तो आप समझ रहे हैं दिशा भी निर्भर कर रही है सदिश राशियों में। ठीक, दिशा की भूमिका होती है। कहने का मतलब है ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। और आपको यह चीज समझ में आई होगी, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रख सकता हूं। बिल्कुल मैंने विस्थापन की व्यवहारिक एग्जांपल के साथ आपको चीजें समझाई, उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं प्रमुख अदिश एवं सदिश राशियों की। सबसे पहले हम देखते हैं अदिश राशियों को, फिर हम बात कर लेंगे सदिश राशियों की। तो जब यहां पर आप इस टेबल में देखेंगे तो दूरी, आप किसी भी दिशा में चलें, यहां हमने एग्जाम्पल लिया था, एक व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु तक गया और 1 किलोमीटर की दूरी चली। अब ये व्यक्ति चाहे इस प्रकार से जाए ए से बी, चाहे इस प्रकार से जाए, चाहे इस प्रकार से जाए, तो यहां पर दोस्तों 500 मीटर गया, 500 मीटर वापस आ गया और उसी बिंदु पर पहुंच गया जहां से शुरुआत की थी। दूरी में तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा ना, चला तो आखिर 1 किलोमीटर ही। इसी प्रकार से दूरी तो ये हो गई, 1 किलोमीटर चला। इसी प्रकार से यहां से यदि सीधा भी चलता है तो बिना मुड़े, बिना यूटर्न लिए सीधा जाता रहता है। तो यहाँ भी व्यक्ति ने 500 प्लस 500 मीटर मतलब 1 किलोमीटर चला, यहाँ भी 1 किलोमीटर चला और यहाँ पर भी 1 किलोमीटर ही चला। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे दूरी अदिश राशि है और यहाँ पर इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं हो रही। आप किसी भी डायरेक्शन में चल दें या आप एक ही बिंदु से 50 बार गुजरें तो भी फर्क नहीं पड़ता, दूरी आपकी बढ़ती जाएगी, अर्थात इसमें दिशा का प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से चाल,
शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा, दाब। ये सभी क्या हैं? ये सभी अदिश राशियां हैं, या यूं कहें कि अदिश राशियों के उदाहरण हैं। फिर बात करते हैं सदिश राशियों की। तो दोस्तों सदिश राशियों में शामिल है विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, वजन या भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा का घनत्व। ये सभी शामिल हैं सदिश राशियों में। उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हुई होंगी। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां, उनके मात्रक एवं विमीय सूत्र की। किसकी चर्चा करनी है? हमें चर्चा करनी है व्युत्पन्न भौतिक राशियां, उनके मात्रक एवं उनके विमीय सूत्र की। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर बहुत सारी भौतिक राशियां जैसे कि क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व आदि दी हुई हैं। साथ ही साथ यहां पर उनके व्युत्पन्न मात्रक लिखे हुए हैं और विमीय सूत्र लिखे हुए हैं। कहां से व्युत्पन्न मात्रक आए और कैसे विमीय सूत्र को बनाया गया, इसकी चर्चा हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चर्चा को शुरू करने से पहले आपका इन 3 अंग्रेजी के अक्षर एम, एल और टी का मतलब जान लेना आवश्यक है। दोस्तों एम का मतलब है मास। जहां पर भी यह लिखा होगा 1 की पावर के साथ या उससे ज्यादा की पावर के साथ या उससे कम की पावर के साथ, यहां पर द्रव्यमान से उसका अर्थ निकाला जाएगा। और जो एल है इसको आप लेंथ समझ सकते हैं। मैं आपसे यदि लंबाई कहूं तो आप लंबाई ही एक टर्म मान कर ना चलें, क्योंकि मान लो मैंने लंबाई गुणित चौड़ाई कहा तो फिर आप ऐसा ना कहें कि सर आपने तो कहा था कि एल का मतलब लंबाई है, चौड़ाई कैसे ले लिया। तो कोई भी जो डिस्टेंस को दर्शाए, एल को आप दूरी से समझ सकते हैं, और जो टी है, टी मतलब टाइम, यह समय के लिए यहां पर उपयोग किया गया है। ठीक, उम्मीद है ये 3 टर्म आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हम क्षेत्रफल से, कि आखिर क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक और उसके बाद विमीय सूत्र एल स्क्वायर कैसे बना। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं यदि कोई क्षेत्रफल से आपका सूत्र पूछे तो आप लंबाई गुणित चौड़ाई लिखते हैं, और ये अपने आप में दूरी को दर्शा रहे हैं। और दूरी के लिए हम यूज करते थे एल का। ठीक, तो लंबाई को भी हम एल और चौड़ाई को भी हम एल लिख सकते हैं। इस प्रकार से एल स्क्वायर बना फॉर्मूला किसका? क्षेत्रफल का। अब कोई आपसे क्षेत्रफल का विमीय सूत्र पूछे तो यहां पर आपको आंसर एल स्क्वायर देना होगा, या इस प्रकार से भी आप दे सकते हैं कि यहां पर द्रव्यमान के रूप में 0 आया, एल स्क्वायर, टी के स्थान पर भी 0 आया, तो m0 L2 T0, ये भी विमीय सूत्र को लिखने का एक तरीका हो सकता है। यदि हम बात करें क्षेत्रफल की तो दोनों यहां पर आपके सही जवाब हैं। इसी प्रकार से हम आयतन को भी ले लेते हैं। यहां पर थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं। वैसे अब तो आप समझ गए होंगे, m को द्रव्यमान की जगह, l को दूरी या लंबाई की जगह, t को समय के स्थान पर रखना है। यदि हम बात करें आयतन की, जिसे हम वॉल्यूम v से दर्शाते हैं, इसका फॉर्मूला लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये सभी दूरी को डिनोट कर रहे एक हिसाब से देखा जाए तो L L L करेंगे तो यहां पर L की पावर 3, और यही विमीय सूत्र आपको यहां देखने मिल जाएगा। आप कह रहे होंगे सर ये तो आपने नॉर्मल सा बता दिया, आप कुछ ऐसा बताएं कि सर यहां पर माइनस है, m L की पावर -3। आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको यहां पर बेंच मार्क तो 3 ही लेने हैं, m L और t। ठीक, इन्हीं के आधार पर चीजें करनी है। चलिए हम घनत्व को देख लेते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान और आयतन को हम क्या बोलते हैं? लंबाई
गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, m की पावर 1, और आयतन को l की पावर 3 हो गया। तो जब इसको हम ऊपर करके लिखेंगे तो m की पावर 1 l की पावर -3 हो जाएगा, और t की पावर 0 तो है ही है। तो आप आयतन का विमीय घनत्व का विमीय सूत्र ये भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं, और इतना भी यदि आप लिख देंगे तो भी ये गलत नहीं है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हैं। यदि आपको व्युत्पन्न मात्रक पता है तो आप विमीय सूत्र अब आसानी से निकाल लेंगे किसी भी भौतिक राशि का। जैसे वेग का कोई आपसे पूछे तो चलो वेग का भी हम एक बार देख लेते हैं, फिर बाकी आपको खुद से निकालने का प्रयास करना है, अदरवाइज ऐसे में तो समय बहुत लग जाएगा। वेग जिसे हम वेलोसिटी कहते हैं, वेग बराबर होता है मीटर प्रति सेकेंड। इसमें हम मापते हैं ना मीटर प्रति सेकेंड में वेग को, तो मीटर मतलब ये लंबाई का फॉर्म है, दूरी का फॉर्म है, तो यहाँ पर एल आ जाएगा, एल की पावर 1, और सेकेंड समय का है तो टी की पावर 1, तो एल की पावर 1 टी की पावर -1, ये हो गया वेग का विमीय सूत्र, आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से दोस्तों त्वरण मीटर प्रति सेकेंड होता है। याद रखें हमें बात करनी है त्वरण की। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। ठीक, अब वेग बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, और समय पहले से ही सेकेंड है, तो जो पलट के इस प्रकार से सीधा होगा तो मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहां पर दर्शाया गया है। आप पूछते सर यहां पर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कैसे आया, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक, दूरी बटे समय, तो वेग का विमीय सूत्र हमने क्या निकाला था, l की पावर 1 t की पावर -1, लेकिन त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। ठीक, वेग बटे समय होता है। एक समय वेग का ऊपर है क्योंकि यहां पर दूरी बटे समय था, और एक समय त्वरण का नीचे है, दूरी बटे समय स्क्वायर हो जाएगा। तो या तो आप इस प्रकार से देखें कि त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, तो आप वेग का विमीय सूत्र लिख दें यहां पर l की पावर 1 t की पावर -1, और एक समय और है नीचे, तो t की पावर 1 नीचे होगा, ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -2 हो जाएगा यहां से हटके, तो ये विमीय सूत्र बन जाएगा किसका, त्वरण का। ठीक, तो हमने इस प्रकार से चर्चा कर ली। जब दोहरी कंडीशन आए, आप पूछते सर सेकंड की पावर 2 कैसे आ गई, तो इस प्रकार से सेकंड की पावर 2 आ गई। चलिए संवेग की चर्चा हम और कर लेते हैं कि आप कहेंगे सर आप एक साथ तीनों वाला बताएं जिसमें तीनों में कुछ ना कुछ ऐसी पावर आ रही हो। तो संवेग का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, एम भी बोलते हैं संवेग को। ठीक, द्रव्यमान को हम समझते हैं m की पावर 1, ठीक, मल्टीप्लाई वेग क्या होता है, दूरी बटे समय। समय, दूरी को हम बोलते हैं l, समय को बोलते हैं हम t, दोनों के ऊपर 1 की पावर है, तो m1 l1, t नीचे है अभी t की पावर 1 के साथ, उसको यदि हम ऊपर लाएंगे तो m1 l1 t की पावर -1, ये होना चाहिए संवेग की विमीय सूत्र। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। अब तो मैं आपसे आशा कर सकता हूं कि आप व्युत्पन्न मात्रक से विमीय सूत्र को निकालना जरूर सीख गए होंगे। यदि आपको बातें समझ में आई हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे बताने का जरूर प्रयास करें। जब आप कमेंट करते हैं और हमें पता लगता है कि हमारे जो प्रयास हैं आपके लिए लाभकारी साबित हो रहे हैं, तो हमारे हृदय को तसल्ली मिलती है और हमें बहुत खुशी होती है। हम आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। और दोस्तों प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत नजदीक है, आने ही वाला है। अगला प्रीलिम्स फिर से 2024 के लिए अप्रैल माह के आसपास लगा हुआ है। तो प्रीलिम्स से संबंधित कोई भी डाउट आपको होते हैं, फिर चाहे वे स्ट्रेटेजी को लेकर हों, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, किसी भी कारणवश आपको चिंता हो रही है, बुक लिस्ट क्या हो, कुछ भी आपको डाउट हो, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों सपोर्ट करना ना भूलें आप हमारा सपोर्ट चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और अधिक से अधिक व्यक्तियों तक शेयर करके भी कर सकते हैं। ठीक, और आपकी जिम्मेदारी, नैतिक दायित्व बनता है आपका। कोई व्यक्ति आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, आधे आधे एक घंटे बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उसके लिए एक सब्सक्राइब, उसकी वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे विद्यार्थियों का भी भला हो। जनहित के रूप में भी आप वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत बढ़िया
कंटेंट आपको मैं उपलब्ध करवा रहा हूं अपने वीडियो से। इससे दूसरे विद्यार्थियों का भी भला होगा, तो विद्यार्थी हित में आप इतना काम कर सकते हैं, उससे मेरा सपोर्ट इनडायरेक्टली हो जाएगा, विद्यार्थी का भी भला होगा और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। और बढ़िया बढ़िया कमेंट जरूर करें, जो मैं आपसे प्रश्न पूछूं उनके कमेंट आप जरूर करें। मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी सारे विद्यार्थी एक मिशन सिविल सर्विस करके हैं, वो क्वेश्चन के आंसर देते हैं। एक कप्तान मौर्य जी हैं, एक आस्था त्रिपाठी, मुझे नाम याद हो रहे हैं, जो लगातार कमेंट करते रहते हैं, उन लोगों के। और हमारे योगेंद्र भाई है जो सीआरपीएफ में जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हैं, वो भी अक्सर कमेंट करते रहते हैं, उनके कमेंट से भी हमें मनोबल मिलता है। तो योगेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि सर जो बाकी प्लेलिस्ट हैं, आप एक काम करें, आप वहां पर जो थंबनेल है उसमें टॉपिक के नाम ऐड कर दें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टॉपिक के नाम ऐड करना पुराने वीडियोस में, इवन इन वीडियोस में भी बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि मैं अकेला वीडियो बनाने वाला हूं, मुझे ऑफिस भी जाना होता है, 8 घंटे के आसपास मुझे समय वहां देना होता है, फिर बाकी सारी चीजें करनी होती हैं, और अब तो मैं घर से बाहर रह रहा हूं, तो बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं सारी चीजें करना। मैं एक चीज ये भी जानता हूँ कि काफी सारे लोग थंबनेल में आधे आधे एक घंटे, इवन 2-2 4-4 घंटे तक काम करते हैं, उसको इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं कि जिसके सामने से भी थंबनेल निकलता है वो उस पर क्लिक कर ही देता है। क्लिक बिट के हिसाब से वो बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं कंटेंट पर फोकस करता हूँ और थंबनेल में मैं ज्यादा समय नहीं देता। यदि आप वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं, सारी वीडियोस देखते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको टॉपिक थंबनेल के ऊपर देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप याद रख लें, मैंने वीडियो क्रमांक 34 तक देख लिया था, अब मुझे 35 से देखना है, ठीक है। लेकिन आपका सुझाव सराहनीय है, जैसे भी समय निकलता है आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है मैं किसी और से थंबनेल डिजाइन करा लूं, फिर वो सिस्टमेटिक टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीजों को कवर करेगा, है ना। तो वो बाद की बात है, अभी समय यदि मैं उसमें लगाऊंगा तो फिर आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो वाला कंटेंट है उसको आने में देरी होगी, और हो सकता है कि एग्जाम तक चीजें कंप्लीट भी ना हो पाए। आपने देखा होगा काफी सारे वीडियोस जो मैं आजकल अपलोड कर रहा हूँ, उसमें मैं थंबनेल का ध्यान ही नहीं रखता, जो वीडियो है उसी का स्क्रीनशॉट लेके थंबनेल के रूप में अपलोड कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि समय का अभाव है और मैं सब कुछ करने के लिए एकमात्र व्यक्ति हूं मेरे इस चैनल पर, ठीक है। तो ये था आपका आंसर जो आपने कहा था। बाकी आप निरंतर सपोर्ट करते रहते हैं, मुझे उससे बहुत ज्यादा मनोबल मिलता है। इस प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। अब बात करते हैं, संवेग की भी हमने चर्चा कर ली, अब मैं आपको उसे पढ़ के बता देता हूं, आपने सारी चीजें समझ तो लिए कैसे विमीय सूत्र को निकालते हैं। दोस्तों बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे त्वरण। तो द्रव्यमान का यहां पर m ले लिया, और त्वरण का विमीय सूत्र आपने ऊपर ही देखा था तो वो लिख दिया जो कहते हूं। इसी प्रकार से कार्य न्यूटन मीटर इसका व्युत्पन्न मात्रक है, और जूल इसको हम कह देते हैं, कार्य का ये है mL/T-2। इसी प्रकार से शक्ति या सामर्थ्य इसका व्युत्पन्न मात्रक है जूल प्रति सेकंड, जिसे हम वाट कहते हैं, mL/T-3। और दाब की बात करें तो बल बटे क्षेत्रफल, बल को हम न्यूटन भी बोलते हैं और ma भी बोलते हैं, और नीचे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मतलब क्या? L²। विमीय सूत्र निकाल के बता देता हूं कि कैसे आया, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो दाब बराबर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। दोस्तों आपको इनको रटना नहीं है विमीय सूत्र को, तो आप तो बर्बाद हो जाएंगे ऐसे रटते रटते, आपको सीख लेना है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। अब बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण, ma होता है, और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो m और a, द्रव्यमान गुणित त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय। तो त्वरण का तो हमने निकाल ही लिया था मात्रक, तो यहां पर आप सीधा लिख के देखें, और द्रव्यमान को तो हम m1 से दर्शाएंगे ही, और त्वरण का विमीय सूत्र क्या था? L/T-2, ठीक। और नीचे क्या है? क्षेत्रफल है लंबाई गुणित चौड़ाई, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र L2 था, यहां पर L1 है, ऊपर नीचे L2 है, तो एक L से एक L कट जाएगा, इस प्रकार से है ना, बचा एक L। तो जब ये एक L ऊपर जाएगा तो M1 L-1 और T-2 हो जाएगा, और यहां पर ये विमीय सूत्र निकल के आएगा दाब का। तो इस प्रकार से आपको विमीय सूत्र निकालने होंगे, यदि आप इनको सीधा याद करेंगे तो बड़ी समस्या होगी, और मेरे हिसाब से पीएससी में सीधे विमीय सूत्र कभी पूछें ये थोड़ी सी डिफिकल्ट बात है, लेकिन फिर भी समझाने को था तो मैंने आपके लिए सारी चीजें समझा दी। अब हमें बात करनी है मात्रक और पद्धतियों की, जैसे कि MKS,
CGS, FPS और SI। ठीक, अब इनके मतलब देख लें, मतलब वही है, बस छोटे बड़े का फर्क समझ में आना है। M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। जो हम कर रहे थे, किलोग्राम वाला सेक्शन M हो गया था, मीटर वाला L हो गया था, सेकंड वाला T हो गया था। यहां पर क्या मिलेगा आपके लिए, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, ये सब चीजें इसी प्रकार से मिलने वाली हैं। अल्टीमेटली MLT का सेक्शन ही आपको समझ आएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं एक एक करके, यहां पर आपके लिए क्यों समझाएं, अब आगे आपको सारी चीजें क्लियर होनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं MKS पद्धति की। इसका पूरा नाम है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में दर्शाया जाता है। वास्तव में MKS पद्धति CGS पद्धति का ही बड़ा रूप है, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा। अब CGS पद्धति का पूरा नाम है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सेंटीमीटर की जगह मीटर कर दिया, ग्राम की जगह किलोग्राम कर दिया और सेकंड की जगह सेकंड ही रहने दिया। तो बस CGS का बड़ा रूप MKS हो गया। इसे मात्रकों की फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं। कैसे कहते हैं? CGS पद्धति को। FPS पद्धति, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड और S फॉर सेकेंड। ठीक, वही चीज है, ये फिट हो गया दूरी वाला, पाउंड हो गया वजन वाला और सेकेंड हो गया समय वाला, वही MLT वाला सेक्शन। कंफ्यूज नहीं होना, ना ही रटना है, आपको समझना है। जो मैंने आपको सबसे पहले चीजें बताई थी ना, MLT, उसी के आधार पर समझना है। इस पद्धति में लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकंड में दर्शाते हैं। ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। कैसे? FPS को कहते हैं ब्रिटिश पद्धति, CGS को कहते हैं फ्रांसीसी पद्धति। अब बात करते हैं SI पद्धति की, जो बहुत ज्यादा प्रचलित है पूरी दुनिया में। ठीक, इसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इसको आप ध्यान रख लें, ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। सन 1960 में अंतरराष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन में SI पद्धति को सर्वमान्य घोषित किया। यह मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है और यह MKS पद्धति का ही परिवर्धित रूप है। SI पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं, जिसे व्युत्पन्न कह सकते हैं। दोस्तों, व्युत्पन्न नहीं, पूरक अलग चीज है। व्युत्पन्न तो वे होते हैं जिनको हम ड्राइव करते हैं मूल मात्रकों से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीजों को समझना है। अब बात करते हैं SI पद्धति के मूल मात्रक। लंबाई का दोस्तों मीटर हम सभी जानते हैं, किलोमीटर भी मीटर से ही मिलकर बना है, माइल या जिसे मील कहते हैं वो भी मीटर से ही बना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, एक मील में कितने मीटर होते हैं? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दें। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम है, समय का सेकंड है, विद्युत धारा का एम्पियर है, ताप का केल्विन है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला है, पदार्थ की मात्रा का मोल है। इनको जरूर आप बहुत आवश्यक रूप से ध्यान रखें। यहां से प्रश्न पूछ लिया कि ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है, कैंडेला है। यदि आपने सही टेक्निक किया तो फिर तबाही होनी ही आपकी सिलेक्शन में, ये बात आप तय माने। बहुत आसान क्वेश्चन है, भारत के बच्चे बच्चे को, दुनिया के बच्चे बच्चे को यह टेबल याद होगी, क्योंकि SI इंटरनेशनल यूनिट है, इंटरनेशनल मेथड है इनकी। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। ये पेज क्रमांक हम देख लेते हैं, कोई मिस तो नहीं हुआ? नहीं, सही है, 38, 39। अब हम बात करते हैं प्रमुख वैज्ञानिक उपकरणों की। मात्रक आपको समझ में आए होंगे, यदि आए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। MKS, FPS, CGS और SI पद्धति के फुल फॉर्म। किसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, किसे फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं, किसे क्या कहते हैं, जितना मैंने आपको बताया सब बता डालें। साथ ही साथ आप मुझे बताएं कार्य का और संवेग का विमीय सूत्र। ठीक, इतना काम कमेंट सेक्शन में कर दें। मैं चिल्ला चिल्ला के आपको समझा रहा हूं, तो इतना तो मेरा अधिकार बनता है कि 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछूं, और आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन 2-4 क्वेश्चन में से कम एक प्रश्न का जरूर आंसर दें। ठीक है, मैं जब भी YouTube पे वीडियो बनाता हूं, उसके पहले मैं चेक करता हूं कि कितने विद्यार्थियों ने प्रश्नों के उत्तर दिए। आपके कमेंट में देखता हूं, सबके कमेंट देखता हूं, और जो प्रश्न होते हैं उन पर वीडियो बनाने का भी प्रयास करता हूं। अभी आने वाले समय में मैं एक आध वीडियो ले आऊंगा जो कमेंट के ऊपर होगा, ताकि सभी बच्चों के जवाब उन तक पहुंच पाए, जितना ज्यादा हो सके। अब सबका जवाब दे पाना पॉसिबल नहीं होता, पहले मैं सबके कमेंट लेता था, लेकिन अब थोड़ी व्यस्तता ज्यादा हो गई, जिस कारण से ऐसा कर पाना संभव नहीं हो पाता। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख वैज्ञानिक उपकरणों की। ठीक है, तो अल्टीमीटर का उपयोग होता है वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए। अमीटर का उपयोग होता है विद्युत धारा को मापने के लिए। एनीमोमीटर का उपयोग पवन की गति को मापने के लिए।
अब अल्टीमीटर और एनीमोमीटर में कंफ्यूज नहीं होना। अल्टीमीटर वायुयान में ऊंचाई मापने के लिए और एनीमोमीटर पवन की गति को मापने के लिए। फिर बात आती है बैरोमीटर की। बैरोमीटर का उपयोग होता है वायुमंडल में वायु दाब मापने के लिए। याद रखें, वायु की गति एनीमोमीटर, वायुमंडल में वायु दाब बैरोमीटर से मापते हैं। बैरोग्राफ से क्या करते हैं, दाब में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं। ध्यान रखें, दाब मापते हैं बैरोमीटर से। बैरोग्राफ क्या है, ग्राफ से हम परिवर्तन देख पाएंगे ना। मान लो ग्राफ है, ये परिवर्तन दिख रहा है। बैरोमीटर से हम मापते हैं वायु दाब को, बैरोग्राफ से हम परिवर्तन मापते हैं। इस प्रकार से ग्राफ होता है, तो उससे पता चलता है कि यहाँ और यहाँ कितना डिफरेंस आया, इतना आया। तो ये सारी चीजें कॉमन सेंस वाली हैं। ग्राफ आ गया तो परिवर्तन आप देख सकते हैं, ग्राफ पर सारी चीजें स्पष्ट समझ में आती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं बाइनोक्यूलर, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कार्डियोग्राम, हृदय की गति की जांच करने के लिए। पैदोमीटर, समुद्र की गहराई मापने के लिए। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, यहां भी कंफ्यूजन होता है अक्सर विद्यार्थियों को। तो हाइड्रोमीटर में द्रव का आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए, और हाइग्रोमीटर का उपयोग होता है आर्द्रता मापने के लिए। हाइड्रोमीटर में क्या करोगे, हाइड्रो दोस्तों, ड्रो हाइड्रोमीटर, आपेक्षिक घनत्व निकालोगे द्रव का। ठीक, और हाइग्रोमीटर में आर्द्रता मापोगे वायुमंडल में। लाइटिंग कंडक्टर का उपयोग होता है त्वरित चालक से बचाव के लिए, बिजली से बचाव के लिए। आपने देखा होगा बिजली गिरती है जब, ठीक, उसमें यूज करते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मंदिर के ऊपर इस प्रकार से आपको ये एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाएगा। आपने मंदिरों पे भी देखा होगा, ऊपर शिखर होते हैं इस प्रकार से मंदिरों के, है ना। और यहाँ पर इस तरीके से एक लगा होता है, आपने टावर होते हैं, मोबाइल टावर के ऊपर भी आपने देखा होगा, इसे हम कहते हैं त्वरित चालक। बिजली गिरती है, इसको अवशोषित करता है और जमीन में भेज देता है, तो वही है लाइटनिंग कंडक्टर। फिर बात करते हैं मेगाफोन की, ध्वनि के विशेष दिशा में भेजने के लिए मेगाफोन। स्टेटोस्कोप आपने देखा होगा, डॉक्टर अपने पास रखे रहते हैं इस प्रकार से, है ना, उसे कहते हैं स्टेटोस्कोप। जरूर देखा होगा आपने, ठीक, नहीं देखा तो फिर देख लेना सर्च करके। थर्मामीटर, शरीर का ताप मापने के लिए। स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्तचाप मापने के लिए। मैनोमीटर का उपयोग गैस का दाब ज्ञात करने के लिए। ओडोमीटर का उपयोग पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापने के लिए। पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप के मापन के लिए। साइटोट्रोन का उपयोग कृत्रिम मौसम उत्पन्न कराने के लिए आवश्यक उपकरण है। दोस्तों एक बात और आपसे कहनी है, कुछ विद्यार्थियों ने कहा सर आप रिवीजन भी कराएं। मैं चाहता हूं आपको रिवीजन कराना, लेकिन उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, समय ज्यादा लग रहा है। पहले मैं क्या करता था, जब ऑफिस नहीं जाना होता था, घर पर रहता था, तब मैं पूरी वीडियो को कंप्लीट कराता था। जिन्होंने नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ। और फिर मैं क्या करता था, एक बार फिर से जो चीजें पड़ी हुई हैं उनको सरसरी निगाहों से रिवाइज करा देता था। लेकिन अभी क्या हो पाता है, थोड़ा समय का अभाव रहता है। तो एक चीज है, आप 2 बार वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर भी मैं क्या करता था, 2 बार ही वीडियो को प्ले करता था, मतलब फिर से सारी चीजों को पढ़ देता था एक बार, है ना, जल्दी जल्दी। वहां पर एक्सप्लेन उतना नहीं करता था। तो आप क्या कर सकते हैं, आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं, तो वो रिवीजन मोड ही हो जाएगा आपके लिए। और जितना हो सकेगा मैं जो कंफ्यूजन वाली चीजें हैं उनको रिवीजन में ले लूंगा, ठीक। फिर रडार दोस्तों, वायुयान की स्थिति ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सिस्मोग्राफ दुनिया जानती है, भूकंप के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर रेक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। कैरेट मीटर, स्वर्ण की शुद्धता मापने के लिए। लैक्टोमीटर, दूध का घनत्व या शुद्धता मापने के लिए। टेलेक्स, 2 स्थान के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान करने के लिए टेलेक्स का उपयोग किया जाता है। फिर बारी आती है थर्मोस्टेट की, किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक स्थिर बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग। पायर हेलियोमीटर, सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगाने के लिए। ग्रेविमीटर का उपयोग करते हैं पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। ग्रेवी सुना आपने, सब्जी में या पनीर वगैरह में जो ग्रेवी डलती है, उसमें भी तेल डालते हैं हम ग्रेवी बनाने के लिए ना। तेल तो ऑयल तो यूज करना ही होता है, जो कुकिंग ऑयल होता है। तो पानी की सतह पर ऑयल की उपस्थिति, पानी की सतह पर ऐसी ग्रेवी तो नहीं है, उसका पता लगाने के लिए हम करते हैं ग्रेविमीटर का उपयोग। इसे आप इस तरीके से याद रखें। बाकी के भी निमोनिक्स बन सकते हैं दोस्तों, यदि आप बनाना चाहें तो।
मुझे समय मिलेगा तो मैं ऐसे निमोनिक्स वाली वीडियो अलग अलग टॉपिक के लिए जरूर बनाऊंगा। बस आप अपनी इच्छा जाहिर करें कमेंट सेक्शन में। आप इच्छा जाहिर ही नहीं करते तो फिर मैं प्रयास भी नहीं कर पाता। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना मैं सप्लाई करने का प्रयास करूंगा, समय निकालूंगा। नहीं होगा तो जैसा भी होगा, नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा। पहले मान लो 20 वीडियो बनाने का समय रहता था, अब 2 का होगा तो 2 बनाएंगे, लेकिन कुछ तो करेंगे। बस डिमांड करें आप। फिर अब बात करते हैं परीक्षा उपयोगी विभिन्न मात्रकों की। इसके बाद हम इस वीडियो को विराम देंगे, फिर अगले वीडियो से अपनी कहानी को फिर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, कार्य तथा ऊर्जा का जूल, विद्युत धारा का एम्पियर, ऊष्मागतिक ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, कोण का रेडियन, ठोस कोण का स्टेरेडियन, बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का वर्गीमीटर, आयतन का घन मीटर, ओजोन की मात्रा डबसन, नदी का प्रवाह क्यूसेक, लेंस की आवर्धन क्षमता का डायाफ्टर है, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम है, दाब या दबाव का बार है। यहाँ दाब कर लें, नहीं तो कुछ लोग दबाव अलग समझ लेंगे, दाब अलग समझ लेंगे। ध्वनि की चाल का मैक है। इसको मैक क्या है हम अलग से परिभाषा भी इसकी पढ़ने वाले हैं इस ही सीरीज में, आपको चिंता नहीं करनी। ध्वनि की तीव्रता का है डेसिबल या बेल। डेसिबल छोटा है, बेल थोड़ा सा बड़ा हो गया। क्रूड ऑयल या पेट्रोल का है बैरल। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। पता हो तो सीधा बताएं, नहीं तो सर्च करके बताएं, ठीक। भूकंप का पता लगाने के लिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्मोग्राफ का यूज होता है। तीव्रता रिएक्टर स्केल पे मापते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। और इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जो कि होगी मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन, ठीक। यहाँ पर कुछ व्यवहारिक जो चीजें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए, उसकी हम चर्चा कर लेंगे। तो बने रहें अगले वीडियो तक हमारे साथ, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, हमारा सपोर्ट भी करते रहें। और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।